हेलो एवरीवन। आई होप आप सभी लोगों का एमपीटीईटी का एग्ज़ाम अच्छा गया होगा और आप लोगों ने अपनी रिस्पॉन्स शीट डाउनलोड कर ली होगी। वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके साथ एमपीटीईटी एग्ज़ाम जो कंडक्ट हुआ था उसके 150 क्वेश्चंस के सॉल्यूशंस एंड डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट सेक्शन स्टार्ट हुआ था हिंदी से, जिसमें हमको हिंदी में एक पैसेज पढ़ना था और क्वेश्चंस के आंसर्स देना था। तो चलिए पहले पैसेज को रीड करते हैं, फिर उनके सॉल्यूशन की तरफ आगे बढ़ेंगे। तो हमारा पैसेज गिवन था, भूमंडलीकरण और बाजारवाद के इस परिवेश में सामाजिक, सांस्कृतिक और भौगोलिक सीमाएं सिमटती जा रही हैं और पूरे विश्व में बाजारू संस्कृति की जड़ गहराती जा रही है। फिर ऐसे पूंजीवादी सांस्कृतिक सामाजिक संरचनाओं में परस्पर सूचनाओं के तीव्र प्रसार के लिए प्रभावोत्पादक तरीका एकमात्र नजर आ रहा है विज्ञापन। हर व्यक्ति तक कुशलता से पहुंच बनाने में विज्ञापन एक दिव्यास्त्र सिद्ध हो रहा है। मतलब ये जो पैसेज है वो ऑल अबाउट एडवर्टीजमेंट के ऊपर बेस्ड है कि अगर हमें किसी को अप्रोच करना है या किसी से कम्युनिकेट करना है तो उसके लिए हमको एडवर्टीजमेंट के थ्रू जाना पड़ेगा। विज्ञापन का इतिहास पूंजीवादी से ही शुरू होता है। ज्यों ज्यों पूंजीवादी परवान पर चढ़ता गया त्यों त्यों विज्ञापन का स्वरूप भी अपना रंग बदलता गया। आज विज्ञापन होर्डिंग, भित्ति चित्र, मुद्रण, रेडियो, दूरदर्शन आदि से सफर कर पानी की तरह बहाया जा रहा है। उसी अनुपात में वस्तुओं की कीमतें भी बढ़ती जा रही हैं। देखिए, किसी भी प्रोडक्ट की वैल्यू एडिशन तब होती है जब उसमें हम क्या करते हैं, एडवर्टीजमेंट के एक्सपेंडिचर्स को ऐड करते हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या है, बिजनेस से उठाई गई हैं और इसमें बताया जा रहा है कि जो कैपिटलिस्ट कंट्रीज होती हैं, कैपिटलिस्ट इंडस्ट्रीज होती हैं, उसमें एडवर्टीजमेंट का क्या रोल है। तो ये पैसेज पढ़ने के बाद हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है कि जो गद्यांश दिया हुआ है उसको रीड करने के बाद आपके माइंड में क्या आता है कि इसका सुटेबल टाइटल क्या होना चाहिए। तो इसका जो सुटेबल टाइटल होगा वो हमारा होगा हमारी संस्कृति, अस्मिता और विज्ञापन। मतलब ये जो पैसेज है वो ऑल अबाउट किसके है, सेकेंड ऑप्शन इसका सही है। ठीक है। और फर्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, निम्नलिखित में से हिंदी शिक्षक में कौन से विशिष्ट गुणों की अपेक्षा की जाती है। मतलब अगर आप हिंदी टीचर हो तो आप अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट होने चाहिए, मतलब कुशल अभिव्यक्ति। आप पहले तो अपने सब्जेक्ट में प्रोफिशिएंट हो और आप जब अपने सब्जेक्ट का लेक्चर क्लासरूम में डिलीवर करते हो तो आपका वे ऑफ प्रेजेंटेशन सही होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर होगा कुशल अभिव्यक्ति की अपेक्षा की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार निम्न में से कौन सा कथन असत्य है। मतलब गद्यांश पढ़ने के बाद हमको क्या समझ में आया कि कौन सी चीज़ें गलत हैं। तो इसमें फर्स्ट जो ऑप्शन है, हर व्यक्ति तक कुशलता से पहुंच बनाने में विज्ञापन दिव्यास्त्र है, ये सही है, बिल्कुल हमने फर्स्ट लाइन में ही पढ़ा था। विज्ञापन का इतिहास पूंजीवादी से शुरू होता है और ये भी हमने पढ़ा है। मतलब रीड करने के बाद ऑप्शन नंबर डी है जो हमको इनकरेक्ट लग रहा है, तो उसका करेक्ट आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्न में से किस शब्द का प्रयोग उपर्युक्त गद्यांश में नहीं किया है। मतलब इसके लिए हमको फिर से पैसेज रीड करना है और उसके बाद देखना है कि कौन सा ऑप्शन जो है यूज नहीं हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है आधुनिक। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, कौन सा सत्य कथन का चयन करना, मतलब पूरे तरीके से सत्य होना चाहिए। 4 सेंटेंस हमको गिवन थे, उसमें से माइनर सी एक मिस्टेक सब में दे दी गई है, तो हमको एज इट इज वर्ड टू वर्ड गद्यांश को पढ़ के मैच करना है कि कौन सा वाला परफेक्ट है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा सी। तो हमारा जो सी ऑप्शन है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उपर्युक्त गद्यांश के अनुसार इतिहास साक्षी है कि किसी देश के डैश व सांस्कृतिक उत्थान पतन में विज्ञापन अस्त्र की तरह प्रयोग होता रहा है। तो जो हमारा एडवर्टीजमेंट टूल है वो किसके उत्थान के लिए प्रयुक्त हुआ है, कोई भी कंट्री या कोई भी रीजन के आर्थिक, मतलब इकोनॉमिकल, सामाजिक, सोशल, राजनीतिक, पॉलिटिकल जो ग्रोथ होती है वो एडवर्टीजमेंट के थ्रू ही होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें एक लोकोक्ति का यूज हुआ है, मार मार कर हकीम बनाना, जिसका हमसे अर्थ पूछा गया था। मार मार कर हकीम बनाने का मतलब होता है जबरदस्ती आगे बढ़ाना। इसका करेक्ट ऑप्शन है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध शब्द का चयन करना था हमको। इसमें क्या है, स्पेलिंग मिस्टेक है, तो अंगूर की स्पेलिंग गलत है, अलंकार की भी गलत है, अंश जो है उसकी स्पेलिंग सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अपादान कारक का सही उदाहरण है। अपादान कारक का सही उदाहरण है, इसका करेक्ट आंसर है आपने मुझे हानि से बचाया। तो इसका करेक्ट आंसर है सी वाला। काव्यांश को पढ़कर, अब दूसरा जो पैसेज गिवन था उसमें हमको काव्य का अंश दिया था, मतलब एक स्टैंजा दिया हुआ था पोयम का, उसमें से हमको पढ़ने के बाद क्वेश्चंस के आंसर करने थे। तो मैंने छुटपन में छिपकर पैसे बोए थे, सोचा था पैसों के प्यारे पेड़ उगेंगे, रुपयों की कलदार मधुर फसलें खनकेंगी और फूल फलकर मैं मोटा सेठ बनूंगा। पर बंजर धरती में एक ना अंकुर फूटा, बंध्या मिट्टी ने एक भी ना पैसा उगला। सपने जाने कहाँ मिटे, कब धूल हो गए, मैं हताश हो बाट जोता रहा दिनों तक। बाल कल्पना के अपलक पावड़े बिछाकर मैं अबोध था, मैंने गलत बीज बोए थे। ममता को रोपा था, तृष्णा को सींचा था। तो ये जो पोयम है इसके राइटर का नाम पूछा गया था, जिनके राइटर हैं सुमित्रा नंदन पंत जी। नाम तो आप लोगों ने सुना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा था, उपर्युक्त पंक्तियों के अनुसार कवि ने बचपन में क्या काम किया था। कवि ने बचपन में काम किया था छिपकर कुछ सिक्के जमीन में दबा दिए थे, तो इसका करेक्ट आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, उपर्युक्त पंक्तियों के अनुसार कवि ने किस अवस्था में कुछ सिक्के जमीन पर, जब वो छोटे थे बहुत, बचपन अवस्था को हिंदी में बोलते हैं अबोध अवस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से तृष्णा का अर्थ क्या होता है। आप लोगों ने सुना होगा आशा, तृष्णा, ना, मिट्टी। ठीक है, तो तृष्णा मतलब क्या होता है, आपकी हंगर या आपकी आकांक्षा, डिजायरनेस। तो इसका करेक्ट आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, निम्नलिखित में से शुद्ध वाक्य का चयन कीजिए। इसमें से फिर से हमको देखना है कि मिस्टेक किस में है। तो हमको दिख रहा है श्रृंगार की जो स्पेलिंग है वो सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था, अपना सोना खोटा तो परखैया का क्या दोष, मतलब अगर हमारे अंदर ही कमी हो तो परखने वाले का क्या दोष है। तो ये क्या है, एक लोकोक्ति है जिसका मतलब होता है हम में ही कमजोरी हो तो बताने वालों को हम दोष क्यों देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन था, जान से मारने की इच्छा को हम क्या बोलेंगे एक शब्द में। तो उसका आंसर है जिंघासा। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से भाषा शिक्षण के मूल कौशलों में सबसे अंत में किस कौशल का शिक्षण करना चाहिए। मतलब हम लैंग्वेज लर्निंग प्रोसेस में हैं, तो लास्ट में किस चीज़ को हम डायग्नोज करेंगे कि हम कितना सीख गए हैं। लास्ट फेज होता है हमारा लर्निंग के बाद राइटिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से सूक्ष्म शिक्षण के लिए आवश्यक नहीं है। सूक्ष्म शिक्षण मतलब माइक्रो टीचिंग की बात कर रहे हैं यहाँ पे। तो माइक्रो टीचिंग के लिए क्या जरूरी नहीं है। माइक्रो टीचिंग के लिए प्रत्येक पाठ से पूर्व उद्देश्य मतलब ऑब्जेक्टिव डिसाइड करना ये जरूरी है। अंत क्रिया पर बल देना ये भी जरूरी है। पाठन और मूल्यांकन का साथ चलना, इवैल्यूएशन एंड आपका जो लेक्चर आप डिलीवर कर रहे हो क्लासरूम में वो भी जरूरी है। शिक्षण की समयावधि का तय नहीं करना ये आवश्यक नहीं है। बच्चों के कॉन्सेप्ट डेवलप होना चाहिए, भले ही आपको 4 बार पढ़ाना पड़े। नेक्स्ट क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से न्यूनतम साधनों के माध्यम से सिद्धांत और तथा तथ्यों के स्पष्टीकरण की विधि कौन सी है। ठीक है, तो फैक्चुअल इंफॉर्मेशन का क्लैरिफिकेशन और जो प्रिंसिपल्स हम डेवलप करते हैं उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन था, जिसका करेक्ट आंसर है कि प्रदर्शन विधि जो है वो स्पष्टीकरण की विधि है, मतलब प्रेजेंटेशन। निम्न में से किस विधि में शिक्षण अधिगम प्रक्रिया को देखा नहीं जा सकता, सिर्फ अनुभव किया जा सकता है। तो इसमें मेथड पूछी है जिसमें हम देख नहीं सकते, सिर्फ उस चीज़ को समझ सकते हैं, फील कर सकते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर है पर्यवेक्षित निर्देशित अध्ययन विधि। किसी भी नवीन भाषा को जानने के लिए मातृभाषा का आधार करती है, इस हेतु
कौन सी मेथड हेल्पफुल है। तो हमसे मेथड का नाम पूछा गया था। तो कोई भी हम न्यू लैंग्वेज सीखते हैं तो हम पहले उसके अल्फ़ाबेट्स से सीखते हैं। तो अल्फ़ाबेट्स से जो हम वर्ड फॉर्मेशन, सेंटेंस फॉर्मेशन सीखते हैं, इसको हम बोलते हैं व्याकरण अनुवाद की विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सी सूक्ष्म शिक्षण चक्र की अवधि है। मतलब फिर से माइक्रो टीचिंग के बारे में हमसे क्वेश्चन पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर है 36 मिनट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विकास की कमी ना समाप्त होने वाली विकास कभी ना समाप्त होने वाली प्रक्रिया है। यह विचार निम्नलिखित में से किससे संबंधित है। मतलब डेवलपमेंट के बारे में क्वेश्चन था। डेवलपमेंट इज अ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये जो थॉट है वो किसकी थ्योरम या किसकी थ्योरी से बिलोंग करता है, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था। तो लॉ ऑफ कंटिन्यूटी मतलब निरंतरता का जो सिद्धांत है वो इसका एक्सप्लेनेशन देता है कि डेवलपमेंट क्या है, नेवर एंडिंग प्रोसेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, छात्रों के श्रवण व लेखन में समन्वय करना, शुद्ध वर्तनी सीखने में सहायता करना एवं लेखन की गति में वृद्धि करना किसका उद्देश्य है। मतलब ये जो चीज़ें हमें दी हुई थी ये किस मेथड या किसके अंदर आती है। तो डिक्टेशन नाम आपने सुना होगा कि टीचर बोलता जा रहा है ओरली और बच्चे उसको सुनकर समझकर उसकी स्पेलिंग अच्छे से लिखते हैं। ठीक है, डिक्टेशन को हिंदी में बोलते हैं श्रुत लेखन अभ्यास विधि। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका डी नंबर। निम्नलिखित में से वर्ण किसे कहते हैं। वर्ण के बारे में आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसी भाषा की लघुत्तम सार्थक ध्वनि मतलब अल्फ़ाबेट्स के बारे में पूछा गया है। अल्फ़ाबेट्स क्या होते हैं, कोई भी लैंग्वेज को हम सीखते हैं तो सबसे पहले अल्फ़ाबेट्स सीखते हैं। अल्फ़ाबेट्स को हिंदी में वर्ण बोलते हैं और ये किसी भी वर्ड की सबसे छोटी यूनिट होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से सतत एवं व्यापक मूल्यांकन पर प्रभावी रूप से बल किसके द्वारा दिया गया है। सतत मतलब कॉन्टिन्यूस एंड व्यापक मतलब एक्सप्लोरेट मतलब जो एरिया एक्सप्लोर हो चुका है। इवैल्यूएशन पर प्रभावी रूप से बल किसके द्वारा, मतलब ये थ्योरी जो हमने पढ़ी थी उसमें से किसने इस पे बल दिया था वो पूछा गया है। तो मोदिलियर जी की जो अप्रोच थी उसमें इस चीज़ को फोकस किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी वह विधि है जिसका प्रयोग चारों भाषाई कौशलों के विकास में किया जाता है। मेथड हमसे पूछी गई है तो इसका करेक्ट आंसर है अनुकरण विधि। तो करेक्ट आंसर है डी। देखिए कुछ क्वेश्चंस हैं जो व्यापम के हिसाब से सही हैं उनके आंसर्स, और कुछ क्वेश्चंस हैं जिन पर आपत्ति दर्ज की जा चुकी है। मतलब कुछ क्वेश्चन में मिस्टेक है तो उन्होंने जो सॉल्यूशंस दिए हैं उनमें मिस्टेक है, तो शायद करेक्शन होने के बाद नई आंसर की आएगी। बट अभी जो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर्स व्यापम को लगे हैं या मुझे लगे हैं तो मैं उनके हिसाब से आंसर्स आपको बता रही हूँ। निम्नलिखित में से अनुकरण वाचन के कितने भेद हैं। अनुकरण वाचन के भेद हैं 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह शिक्षण विधि है जिसमें वे अध्यापक शिक्षण करें जो विषयगत योग्यता एवं कौशलों की दृष्टि से एक दूसरे के पूरक हो। फिर से हमको एक मेथड के बारे में पूछा गया था जिसको हम बोलते हैं दल शिक्षण विधि। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से पढ़ना सिखाने के लिए साहचर्य प्रणाली का निर्माण किसने किया था। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन था। इसका आंसर है मॉन्टेसरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश लैंग्वेज और पेडागोजी से रिलेटेड। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। विच इज़ नॉट अ कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ सक्सेसफुल टीचर। तो हमारी मेंटालिटी क्या होती है कि हमारा जो टीचर हो वो सबसे अच्छा होना चाहिए। ठीक है, तो हम टीचर्स में कौन कौन सी चीज़ें देखते हैं। तो इसमें पूछा है कि कौन सा कैरेक्टर नहीं है। सेल्फ डिसिप्लिन कैरेक्टर है, डेडिकेशन भी होना चाहिए, प्रैक्टिकेबिलिटी ये भी फीचर होना चाहिए, पार्शियलिटी नहीं होना चाहिए टीचर के बिहेवियर में। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, 2 नंबर दिए हुए थे जिसमें हमको क्या करना था,
डिजिट एक्सचेंज करना था और इक्वेशन को इक्वलाइज करना था। तो इसमें बहुत इजी क्वेश्चन था ये। 14 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 28 प्लस 3 इक्वल्स टू 73। मतलब हमको इस क्वेश्चन को ऑप्शन से चेक करना था। दो डिजिट हमको गिवन थे, अगर हम दोनों को इंटरचेंज करेंगे तो क्या आंसर आएगा हमारा, वो सारी चीज़ें हमको देखना था। तो 14 एंड 28 की अगर हम प्लेस चेंज करते हैं तो 14 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 4 माइनस 28 प्लस 3 इक्वल्स टू 73 हो जाएगा। 14 की जगह हम 28 को रखेंगे और 28 की जगह 14 को रखेंगे। जब हम प्लेस इंटरचेंज करके सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, अ हाउस वाइफ बाइज 102 डोजन ऑफ बनाना एंड 85 डोजन ऑफ मैंगोज, फाइंड द रेशियो ऑफ बनाना टू मैंगोज। बनाना और मैंगोज का हमको रेशियो निकालना था। वो हमको दिख रहा है, बनाना 102 थे, नीचे 85 करेंगे तो 17 से हम डिवाइड करेंगे तो 17 5 से 85, 76 से 102, 6:5 आएगा। इसका करेक्ट आंसर है 6:5। इन द सेकेंडरी लॉ ऑफ लर्निंग बाय थ्रोनडाइक, लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, स्ट्रेस इज गिवन ऑन व्हाट। बीच बीच में हमसे साइकोलॉजी के भी क्वेश्चंस पूछे गए हैं। तो इनकी जो थ्योरी थी लॉ ऑफ मल्टीपल रिस्पॉन्स, मतलब एक बच्चा बाकी चीज़ों के लिए रिस्पॉन्स करता है एट अ टाइम, सिंगल टाइम। तो स्ट्रेस जो है इसके बारे में पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा लर्न बाय चेंजिंग एसोसिएशन। इससे मिलता जुलता हुआ लॉ है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ एक्स वाई जेड आर ऑल पॉजिटिव, फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड इफ एक्स की जेड की पावर एक्स इक्वल्स टू एक्स, जेड की पावर वाई इक्वल्स टू वाई, वाई की पावर वाई इक्वल्स टू एक्स। तो हमारा आंसर क्या होगा, एक्स वाई जेड की वैल्यू। अब इसको सॉल्व करेंगे, वैल्यू पुट करेंगे तो हर एक चीज़ क्रॉस होने के बाद एक्स वाई जेड की जो वैल्यू आएगी वो आएगी आपकी 1। और ये आपने शायद लोअर क्लासेस में थ्योरम भी पढ़ा होगा। एग्जाम्पल का क्वेश्चन था, फाइंड द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर ऑफ द साइड ऑफ द स्क्वायर। हमसे डायगोनल के बारे में पूछा गया है। फॉर एग्जांपल अगर हम स्क्वायर को ड्रॉ करते हैं, स्क्वायर की चारों साइड क्या होती है हमारी, बराबर होती हैं। तो ये भी आपने लोअर क्लासेस में पढ़ा होगा। चलिए इसको एक बार देख लेते हैं। अगर इसकी वैल्यू 1 है, इसकी 1 है, मतलब चारों जो साइड हैं उसकी वैल्यू क्या है, 1 है। और ये बीच में जो जा रहा है ये इसका है डायगोनल, ठीक है। तो पाइथागोरस थ्योरम हमने पढ़ा था। ये हमारा क्या बन गया, राइट एंगल बन गया है, ठीक है। तो ये हमारा क्या हो गया है, बेस। ये हो गई है हमारी हाइट और ये हमारा क्या हो गया, हाइपोटेन्यूज हो गया, ठीक है। तो अगर हम वैल्यू पुट करेंगे तो एच की वैल्यू क्या होती है, रूट में बेस का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। तो हाइट एंड बेस की जो वैल्यू है वो है 1। तो 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, तो ये हो जाएगा √2, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा गया था, फाइंड द रेशियो ऑफ डायगोनल ऑफ स्क्वायर्स टू द साइड ऑफ स्क्वायर। तो इसका करेक्ट हमारा जो आंसर होगा √2 रेशियो 1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिस इज द टाइप ऑफ टेस्ट प्रोजेक्टाइल मेथड ऑफ पर्सनालिटी। पर्सनालिटी डेवलपमेंट एंड ग्रोथ जो हमने पढ़ा था साइकोलॉजी में, उससे रिलेटेड ये क्वेश्चन है। उसमें ये पूछ रहा है कि प्रोजेक्टाइल मेथड क्या है। देखिए प्रोजेक्टाइल मेथड में क्या होता है, टू वे कम्युनिकेशन होता है, 2 डायमेंशनल प्रोसेस होती है। एक इंसान क्वेश्चन पूछ रहा होता है, दूसरा इंसान क्वेश्चन का आंसर दे रहा होता है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका इंटरव्यू मेथड। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, फाइंड द वैल्यू ऑफ 4m प्लस 9 माइनस 4m स्क्वायर प्लस m प्लस 3। इसमें कुछ नहीं करना था, हमको दोनों का मल्टीप्लिकेशन करना था। 4m प्लस 9, ये ब्रैकेट लगा हुआ है, फिर है आपका माइनस 4m स्क्वायर प्लस m प्लस 3। तो अब दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे, ब्रैकेट ओपन करेंगे तो क्या हो जाएगा, -16m क्यूब फिर प्लस 4m स्क्वायर, प्लस 12m फिर 9, ये हो जाएगा माइनस में 36m स्क्वायर
प्लस आपका 9m हो जाएगा प्लस 27 हो जाएगा। अब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा 16m³ प्लस 32m² प्लस 21 प्लस 27, मतलब ऑप्शन सी हमारा करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, क्वेश्चन हमको दिख नहीं रहा है, आई विल ट्राई टू रीड, समझ ही नहीं आ रहा, इसको छोड़ देते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इफ द बेस ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 10% एंड द एरिया इज अनचेंज द कॉरेस्पॉन्डिंग एल्टीट्यूड मस्ट बी डिक्रीज्ड बाय। तो हमको एक क्या है, कंडीशन गिवन है, और कंडीशन में हमको दिया हुआ है रेक्टेंगल का जो बेस था पहले मान लो b था, नेक्स्ट टाइम उसका जो बेस है वो 10% इंक्रीज हो गया, मतलब b प्लस b का 10%, मतलब v प्लस 0.1 b हो गया। चलिए इसको सॉल्व कर लेते हैं। लेट्स सपोज पहले तो हमको फॉर्मूला पता होना चाहिए, एरिया इक्वल्स टू होता है बेस इनटू हाइट। तो फर्स्ट टाइम पे हमारा इसमें कंडीशन ये दी हुई है कि एरिया हमारा चेंज नहीं हुआ है, तो हमारी जो सेकंड टाइम पे बेस होगा वो क्या हो जाएगा, बेस का 10%, मतलब b प्लस 0.1 b। ठीक है, अब हमको कुछ नहीं करना है, दोनों को कंपेयर करना है। फर्स्ट इक्वेशन हमारी बनती है एरिया इक्वल्स टू बेस इंटू हाइट, सेकेंड इक्वेशन हमारी बनेगी एरिया 2 इक्वल्स टू b प्लस 0.b इंटू सेकेंड वाली हाइट। तो जब हम करेंगे a1 अपॉन a2, एरिया तो अनचेंज है, ऑलरेडी हमको गिवन है, तो बेस इंटू हाइट अपॉन b प्लस 0.1 b इंटू हाइट। तो हमारी इक्वेशन बन जाएगी, काटा पीटी करने के बाद हमारा आंसर आएगा h1 अपॉन 1.1 h1। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका अप्रॉक्स h1 इक्वल्स टू h अपॉन 1.1, तो ये हो जाएगा h1 अपॉन 1/1.1, जिसको हम लिख सकते हैं 10/11, और 10/11 को हम लिख सकते हैं 0.99%। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा हमारा डी वाला ऑप्शन होगा, 11 9 99 प्लस 100/11। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ रूट 81। तो हमसे तो ये बहुत सिली सा क्वेश्चन पूछा गया था, 81 डिवाइडेड बाय 4096। तो 81 किसका स्क्वायर रूट है, 9 का है, डिवाइडेड बाय 4096 किसका है, 64 का। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है फर्स्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन था, द पैरामीटर ऑफ अ सर्कल इज इक्वल्स टू दैट ऑफ अ स्क्वायर, द रेशियो ऑफ देयर एरियाज विल बी। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था कि स्क्वायर का और सर्कल की जो पैरामीटर है वो इक्वल है, तो दोनों के रेशियो हमको पूछा गया है। तो हमको पता है जो पैरामीटर होती है सर्कल की पैरामीटर होती है 2πr, और स्क्वायर की पैरामीटर होती है 4a। अब दोनों इक्वल है, मतलब 2πr इक्वल्स टू 4a है, तो यहाँ से हमारी a की वैल्यू निकल के आएगी, a हो जाएगा 2πr/4। तो ये क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल होने के बाद 2 1 2 2 2 4 πr/2 हो जाएगा। ठीक है, फिर हमको क्वेश्चन में गिवन था उनका एरिया का हमको रेशियो निकालना है। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है a स्क्वायर, और सर्कल का जो एरिया होता है वो πr स्क्वायर होता है। तो ठीक है, वैल्यू पुट करते हैं, πr² a स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा πr², और हमारी a की वैल्यू क्या निकली है, πr/2 का
स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल हो गया आपका। ऊपर अब हमारा क्या बचा, 4/पाई, काटा पीटी के बाद 4/पाई को हम क्या लिख सकते हैं, पाई की अगर हम वैल्यू पुट कर दें तो 4 हो जाएगा 22/7। 7 ऊपर गया आपका तो कितना हो गया 28, रेशियो 22। 2 से अगर हम इसको काटेंगे तो बचेगा 14/11। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका ए वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, गिवन इंटरचेंजेस साइन। साइन हमको इंटरचेंज करना है और डिजिट को इंटरचेंज करना है, उसके बाद हमारा क्या सॉल्यूशन बनेगा। तो हमको सीरीज दी है 9 + 4 × 3 डिवाइडेड बाय 2 - 5। अब हमको साइन भी इंटरचेंज करना है, डिजिट भी करना है। तो हमको 3 की जगह 4, 4 की जगह 3 करना है, और प्लस की जगह डिवीज़न, मतलब 9 प्लस की जगह डिवीज़न का साइन, 4 की जगह आएगा 3, मल्टीप्लिकेशन एज इट इज़ रहेगा, 3 की जगह आएगा 4, डिवीज़न की जगह आएगा +2 - 5। तो इसको अगर हम सॉल्व करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 3 × 4 - 3, मतलब 12 - 3 = कितना हो गया हमारा 9। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा बी वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द प्रोडक्ट ऑफ 3 consecutive इवन नंबर इज 4032। द प्रोडक्ट ऑफ द फर्स्ट एंड द थर्ड नंबर इज 252। व्हाट आर द 5 टाइम्स ऑफ द सेकेंड नंबर। तो हमको इवन नंबर करना है, तीनों का मल्टीप्लिकेशन गिवन है और 2 डिजिट का भी मल्टीप्लिकेशन गिवन है। तो हमको यहाँ से क्लू मिल गया। क्लू मिलने के बाद हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो अगर हम मान ले पहला हमारा जो नंबर है वो है x, ठीक है, तो उसके बाद नेक्स्ट इवन नंबर हमारा क्या हो जाएगा x+2। x+2 के बाद हमारा नेक्स्ट इवन नंबर हो जाएगा x+4। तो लेट्स सपोज फर्स्ट इवन नंबर है x, दूसरा है x+2, नेक्स्ट हो जाएगा x+4। अब इन तीनों का जो मल्टीप्लिकेशन है, मतलब x × x+2 × x+4 हमको गिवन है 4032। और हमको एक क्लू और गिवन है, मल्टीप्लिकेशन ऑफ फर्स्ट एंड थर्ड नंबर, मतलब x × 4 गिवन है 252। तो इस वाली इक्वेशन का डेटा हम फर्स्ट वाली इक्वेशन में पुट करेंगे। तो ये हो गया आपका x × x+4, मतलब x × 2 अभी हमारा बचा है, उसमें मल्टीप्लाइड कर दो आप 252, उसकी वैल्यू हमको गिवन है 4032, ठीक है। तो अब यहाँ से हमारा वैल्यू निकल आएगी x × 2 = ट्रांसपोजिशन हम करेंगे 4032 डिवाइडेड बाय 252। अब ये इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये जाएगा इससे 16 टाइम्स, मतलब हमारी x+2 की जो वैल्यू है, वो प्लस की जगह मल्टीप्लिकेशन का साइन लग रहा है, बट आप उसको समझिएगा x+2 ही है, वो इक्वल्स टू हमारा आया 16। तो हमारी जो x की वैल्यू है वो आ जाएगी 14, x+2 की वैल्यू आ जाएगी 16, x+4 की आ जाएगी 18। तो हमसे पूछा गया था 5 टाइम्स ऑफ सेकेंड नंबर, मतलब 16 का 5 टाइम्स पूछा गया था, जिसका करेक्ट आंसर 80। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा 80। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, पीयर कल्चर कॉन्स्टिट्यूट्स। पीयर्स मतलब हमारे फ्रेंड्स, दोस्त यार। तो पीयर कल्चर को हम क्या बोलते हैं, देखिए जब बच्चा धीरे धीरे बड़ा होता है, फैमिली के बाहर जाता है, स्कूल्स में जाता है, तो उसको बैचमेट्स मिलते हैं, बैचमेट्स उसके फ्रेंड होते हैं। तो ये जो होती है सोशलाइजेशन की प्रोसेस होती है। फैमिली के बाद बच्चा जो है अपने पीयर ग्रुप में कंफर्टेबल फील करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ पीपल विथ लर्निंग डिफिकल्टीज विच वन इज नॉट अ लर्निंग डिफिकल्टी। मतलब जब हमारा इंट्रैक्शन हो रहा होता है तो हमको लर्निंग में बहुत सारी डिफिकल्टीज आती हैं, तो इसमें से कौन सा लर्निंग डिफिकल्टी नहीं है, ये हमसे पूछा गया था।
तो 4 ऑप्शन पढ़ने के बाद एप्रोप्रिएट ऑप्शन है इसका डी, लैक ऑफ गुड बुक्स। नहीं भी होंगी तब भी आप चीज़ों को सीख सकते हो, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि आपके पास अच्छी बुक ही हो। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द पॉलिनोमियल ए एक्स क्यूब प्लस बी एक्स माइनस सी इज डिविजिबल बाय पॉलिनोमियल दिस। मुझे इस क्वेश्चन में कुछ प्रॉब्लम लग रही है क्योंकि मैंने इसको सॉल्व किया था तो रिमाइंडर 0 करने पर कुछ एम्बिगुअस टाइप का आंसर आ रहा था। तो फिलहाल हम इस क्वेश्चन को छोड़ देंगे क्योंकि ये करेक्ट नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, 2y माइनस 3y प्लस 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 21, देन फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ y। इसमें भी लोगों ने क्लेम किया है, आपत्ति दर्ज की है, फिर भी इसको हम सॉल्व करके देख लेते हैं। 2y माइनस 3y प्लस 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 21। हमको y की वैल्यू फाइंड करना है, तो 2y माइनस 3y मतलब बचेगा आपका माइनस y, फिर आपका बचा 12y प्लस 10 इक्वल्स टू 21, माइनस y प्लस 12y आपका कितना बचेगा, बचेगा माइनस 11y, सॉरी प्लस का आएगा, इक्वल्स टू 21 में से 10 जाएंगे तो बचेंगे 11, y की वैल्यू हो जाएगी 11 अपॉन 11 मतलब 1। तो इसमें भी आपत्ति दर्ज कराई गई है, अगर y की वैल्यू पूछ रहे हैं तो इसका आंसर होगा 1। कोफिशिएंट अगर पूछ रहे हैं तो y के सामने तो कुछ भी नहीं है तो भी आंसर आएगा आपका 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लेंथ एंड विड्थ ऑफ अ रेक्टेंगल आर इन द रेशियो ऑफ 4:5, द एरिया इज गिवन। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था आपका, चलिए इसको देख लेते हैं। हमको एरिया पता है, लेंथ इंटू ब्रेथ होती है, ठीक है, तो हमको एरिया 8000 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑलरेडी गिवन है। लेंथ हमको दी है 4x और रेशियो गिवन है 5x, तो आपका ये तो हो गया 20x स्क्वायर इक्वल्स टू 8000। अब काटा पीटी अगर हम करेंगे तो कितना है बचेगा, ये x स्क्वायर की वैल्यू जो है वो हो जाएगी 8000 अपॉन 20, ये गया, ये बचा 400, 400 का जो स्क्वायर रूट होगा तो x की वैल्यू हो जाएगी 20। अब हमसे क्या पूछा था, विथ की वैल्यू बोली थी, तो विथ क्या थी 5x थी, मतलब 5 टाइम्स थी, तो 20 इंटू 5 आ जाएगा 100। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, यूज ऑफ एक्सपोनेंट टू एक्सप्रेस स्मॉल नंबर्स इन अ स्टैंडर्ड फॉर्म, द फॉलोइंग फैक्ट्स आर स्टेटेड। हम क्या करते हैं, एक्सपोनेंशियल फॉर्म में लिखते हैं या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं। तो उससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था, ये जो एग्जाम्पल दिया है, द हाइट ऑफ अ माउंटेन एवरेस्ट इज 8848 मीटर, द डायमीटर ऑफ द वायर ऑन द कंप्यूटर चिप इज इतना, साइज ऑफ प्लांट सेल इतना दिया है। तो ये जो एग्जाम्पल हैं वो क्या शो कर रहे हैं, ये शो कर रहे हैं कि जो एक्यूरेसी है नंबर की, एग्जैक्ट बता रहे हैं कि इतना उसका डेटा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट। हमको चारों स्टेटमेंट पढ़ना है। एटीट्यूड शेप्स और आइडेंटिटी सही है, एटीट्यूड्स कैन बी चेंज्ड बाय एक्सप्लेनिंग एंड टॉकिंग टू, ये भी सही है। तो इसमें से हमको बताना है कौन सा गलत है। तो एटीट्यूड ये बी वाला आपका गलत है, और इसमें भी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है कि कुछ लोगों को सही लग रहा है, कुछ लोगों को लग रहा है क्वेश्चन गलत है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स। आप मैथ्स के टीचर हैं, क्लासरूम में आपको जाके बच्चों को पढ़ाना है, तो आप कौन कौन सी मेथड का यूज़ करेंगे, कौन सी नहीं करेंगे, वो हम इस क्वेश्चन में डिस्कस करेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ मेथड ऑफ टीचिंग मैथमेटिक्स, ऑब्जर्वेटरी मैथड, लेक्चर मैथड, ह्यूरिस्टिक मैथड, प्रोजेक्ट मैथड। तो आपको बताना है कि आप कौन सी मेथड यूज़ नहीं करोगे। तो एप्रोप्रिएट आंसर तो यहाँ पे ये वाला है। अब देखिए व्यापम जो आंसर की लेकर आएगा उसमें से उसके हिसाब से कौन से सही आंसर्स होंगे। विच क्वालिटी इज़ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स, स्टूडेंट्स में कौन कौन सी क्वालिटीज़ होनी चाहिए और सबसे ज़्यादा कौन सी होनी चाहिए। स्टूडेंट हमेशा इंडिपेंडेंट थिंकर होना चाहिए, मतलब उसकी जो सोच है वो फ्री होनी चाहिए, वो अपने मन मर्जी के हिसाब से सोच सकता है।
स्वतंत्र सोच जिसको हम बोलते हैं, क्योंकि बच्चा जब सीखना स्टार्ट करता है और वो इंडिपेंडेंटली कोई चीज़ को सीख रहा है, वो तब सीख पाएगा जब उसकी सोच को हम फ्री कर देंगे। हम फोर्सफुली उससे ये नहीं बोलेंगे कि आपको यही सब्जेक्ट पढ़ना है, आपको यही करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। क्वेश्चन मार्क की प्लेस पे क्या आना चाहिए? तो देखिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन था। ये सब 43 के मल्टीपल हैं। 1849 को अगर हम फैक्टराइजेशन मेथड से सॉल्व करेंगे तो ये कितना बचेगा? पहले तो हमको गिवन है 43 की पावर 6 मल्टीप्लाइड बाय 1849 को हम फैक्टराइज करेंगे तो ये 43 का स्क्वायर है और उस ब्रैकेट के ऊपर स्क्वायर है, ठीक है। फिर उसके बाद डिवीजन का साइन है। 79507 जो है वो भी क्या है, 43 का ही मल्टीपल है, जो है 43 का क्यूब। तो इसको भी हमने 43 के टर्म में कन्वर्ट कर लिया, 43 का क्यूब। अब सामने है हमारा 43 की पावर x, तो कुछ नहीं करना है हमको। ऊपर क्या हो गया, 6 है और 2 की पावर 2 है 4, तो मतलब टोटल हमारा ऊपर हो जाता है 43 की पावर 10 और नीचे है हमारा 43 की पावर 3। ये रूल तो आप लोग को याद होगा ना, बेस जब इक्वल होते हैं तो उनकी जो एक्सपोनेंट पावर होती है वो ऐड हो जाती है, तो 6 + 4 हो जाएगा 10, नीचे 43 की पावर 3 है, तो सामने ये ऊपर जाएगी तो माइनस में हो जाएगी, तो 43 की पावर 10 -3 हो जाएगा आंसर 3, ठीक है। मतलब 43 की पावर हो जाएगी 7, तो x की वैल्यू हमसे पूछी गई थी क्वेश्चन मार्क में, तो ये हो जाएगा 7 इसका आंसर। व्हेन टू स्ट्रेट लाइन इंटरसेक्ट ईच अदर, स्ट्रेट लाइन दूसरे को इंटरसेक्ट कब करेंगी? ये स्ट्रेट लाइन है, दूसरे को इंटरसेक्ट करना है, चलो ये ऐसे ही करेगी। तो इसमें पूछा गया था कि कौन से स्टेटमेंट सही है। एडजेसेंट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, अपोजिट एंगल्स आर सप्लीमेंट्री, तो इंटरसेक्ट कर रही हैं, ठीक है। तो इसमें से कौन कौन से ऑप्शन सही हैं? तो सेकंड और थर्ड जो है वो सही है, मतलब एडजेसेंट एंगल सप्लीमेंट्रीज होते हैं एंड अपोजिट एंगल्स आर इक्वल, वो तो दिख ही रहा है हमको, ठीक है। द मीन स्कोर ऑफ एनी क्लास टेस्ट इज अ रिजल्ट ऑफ, जैसे क्लास में 90 बच्चे हैं, सबका स्कोर कार्ड आया, सबने अलग अलग स्कोर किया, तो हम उसका एवरेज निकालते हैं मीन स्कोर की। हाँ, एवरेज हमारे स्टूडेंट्स का रिजल्ट ये आया है, तो इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है डिवाइडिंग द सम ऑफ स्कोर्स बाय द नंबर ऑफ, ये तो मीन का फॉर्मूला ही दिया है। मीन का मतलब होता है समेशन ऑफ x अपॉन n। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट शुड कम इन द प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। ये तो और इजी क्वेश्चन था, बच्चों वाला क्वेश्चन आया था। -86 इंटू 24 आप करोगे, ठीक है, उसमें से 354, क्योंकि डेटा जो आएगा वो माइनस में ही आएगा, तो आपको 354 को फिर माइनस करना पड़ेगा, तो चलिए कर लेते हैं। 86 मल्टीप्लाइड बाय हम 24 करेंगे तो रिजल्टेड जो आंसर होगा हमारा 2064 होगा, जो कि होगा माइनस का। अब उसमें प्लस 354 मतलब माइनस ही करना है, क्योंकि आंसर हमारा आएगा माइनस में। 354 को हम माइनस करेंगे तो बचेगा हमारा आंसर 1710, जो कि आएगा माइनस में, क्योंकि बड़ी डिजिट के सामने माइनस है और उसमें हम कुछ ऐड कर रहे हैं, तो रिजल्टेड आंसर भी माइनस का आता है। अ क्रिएटिव लर्नर रिफर्स टू वन हु इज, क्लास में बहुत सारे बच्चे होते हैं जो बहुत ज़्यादा एक्टिव होते हैं, कुछ लोग बहुत शांत बैठते हैं, टीचर ऐसा पढ़ाता है वैसा पढ़ते हैं, पर जो क्रिएटिव लर्नर होते हैं ना, उनकी पर्सनैलिटी अलग ही डिटेक्टेबल होती है। तो वो क्या करते हैं, लैटरल थिंकिंग, मतलब टीचर ने जो सॉल्यूशन बताया है उसको तो सुनेंगे ही, साथ में अपना भी सॉल्यूशन वो बनाते हैं, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा क्रिएटिव होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, मैथमेटिक्स बीन प्लेस्ड ऑन द टॉप ऑफ करिकुलम बिकॉज, मैथमेटिक्स को सबसे टॉप पे रखा जाता है, क्यों? क्योंकि ये जो सब्जेक्ट है, जब हम इसको पढ़ाते हैं और बच्चों से प्रैक्टिकल क्वेश्चन हम सॉल्व कराते हैं, तो इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होता है बच्चों का और कल्चरल डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर से वही वाला आ गया। अब इसमें क्या आएगा देखिए, 17, सॉरी,
हमसे पूछा गया है 79 जा और 317 + 25 के इक्विवेलेंट हम जाएंगे तो 162 के बाद कौन सा टर्म आएगा। ये भी बहुत इजी क्वेश्चन था। आपको क्या सिंपल सा मल्टीप्लिकेशन करना है। 79 जा होता है आपका 153, तो आपका ये हो गया है 153 प्लस आपको ऐड करना है उसमें 317 + 25 इक्वल्स टू हो जाएगा 162 + x। तो 317 प्लस आप कर दो 153 + 25, तो आपका रिजल्टेड आंसर आएगा 495। उसमें से आपको 162 को माइनस करना है, तो आपका आंसर बचेगा 333। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, आउट ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विच इज कॉल्ड द इंडियन रबर ट्री। हमसे ये जनरल नॉलेज का या ईवीएस का क्वेश्चन आप समझ सकते हो, पूछा गया था डायरेक्टली कि रबर ट्री हम किसको बोलते हैं। रबर ट्री का साइंटिफिक नेम है हमारा फिकस इलास्टिका। तो ये तो याद करने वाला चीज़ था, समझने वाला कुछ नहीं है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट्स इज नॉट बेनिफिटेड फ्रॉम सरदार सरोवर डैम। सरदार सरोवर डैम से कौन सा स्टेट है जिसको बेनिफिट नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर है पंजाब। ये भी याद करने वाला क्वेश्चन है हमारा। द फर्स्ट सॉलिड रॉकेट प्रोपेलेंट प्लांट ऑफ इंडिया। ये भी हमारा जीके का ही क्वेश्चन है। इसका करेक्ट आंसर है हमारा 63। क्वेश्चन का आंसर है विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन विच ऑफ द फॉलोइंग मेथड ग्रासेस आर ग्रोन विच आर यूज्ड टू प्रिवेंट सॉइल इरोजन बाय इंटरसेप्टिंग रेनफॉल्स, बाइंडिंग द सॉइल पार्टिकल्स एंड बाय इम्प्रूविंग सॉइल स्ट्रक्चर। इसको हम क्या बोलेंगे, हम लोग बोलते हैं पेड़ लगाना चाहिए ताकि इसकी जो जड़ें होती है मिट्टी को बांध के रखती हैं। तो इस मेथड को हम बोलते हैं सॉइल इरोजन को इम्प्रूव करने की एस्ट्रोलॉजिकल मेथड। एग्रोस्ट्रोलॉजिकल मतलब एग्रीकल्चर से रिलेटेड है, इसलिए इसका नाम क्या है, एग्रोस्ट्रोलॉजिकल मेथड। परमानेंट लॉस ऑफ हियरिंग एबिलिटी फ्रॉम विच देयर इज नो रिकवरी, मतलब उसको कान में सुनाई देना बंद हो गया तो इस डिजीज को हम बोलेंगे सी ऑप्शन, नॉइज इंड्यूस परमानेंट थ्रेशोल्ड शिफ्ट, NIPTS। विच ऑफ द फॉलोइंग सॉइल इज फर्दर डिवाइडेड इनटू खादर एंड भांगर सॉइल। दोनों के मिक्सचर से कौन सी सॉइल बनती है, अलोवियल सॉइल बनती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रक्चर्ड टूल ऑफ असेसमेंट। असेसमेंट का सबसे अच्छा स्ट्रक्चर्ड टूल हमसे पूछा गया था। कॉन्वर्सेशन तो नहीं है, प्रोजेक्ट वर्क भी नहीं है, क्विजेस भी नहीं है। फॉर्मल एंड मोस्टली अप्रोप्रिएट स्ट्रक्चर्ड जो टूल है हमारा असेसमेंट का है पब्लिश्ड एप्टीट्यूड टेस्ट। मतलब आपने क्वेश्चंस बच्चों को ड्राफ्ट करके दे दिए हैं, बच्चों को उनको सॉल्यूशंस बनाने हैं, उसके बाद आप उनका रिजल्ट बनाओगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द मोस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट। सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट का सबसे अप्रोप्रिएट मेथड हमसे पूछा गया था कि हम जहाँ से ये मटेरियल निकल रहा है उसका रिडक्शन करें और सॉलिड चीज़ों की जितनी हम रिसाइकलिंग करेंगे उतना अच्छा उसका मैनेजमेंट कहलाएगा। आप लोगों ने देखा होगा ग्लासेस प्लास्टिक्स की रिसाइकलिंग होती है, क्योंकि ना हम अगर मिट्टी में दफनाएंगे तो मिट्टी की फर्टिलिटी कम होगी, जलाएंगे तो नॉइज़ पोल्यूशन होगा, पानी में डालेंगे तो वाटर पोल्यूशन होगा। तो रिसाइकलिंग सबसे अच्छा मैनेजमेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द यूज ऑफ मैथड्स दैट इन्वॉल्व्स द लर्नर ओन इनिशिएटिव एंड एफर्ट्स इज एन एग्जांपल ऑफ। ये किस चीज़ का एग्जांपल है। जो लर्नर सेंटर्ड मेथड होती है उसमें हम जो करते हैं, जो टीचर होता है वो स्टूडेंट्स पे फोकस करता है। मतलब स्टूडेंट्स के पहले साइकोलॉजी रीड करेगा, पॉजिटिव पॉइंट्स क्या हैं, नेगेटिव पॉइंट्स क्या हैं, उसके बेस पे वो चीज़ों को एक्सप्लेन करना स्टार्ट करेगा ताकि टीचर जो बोलना चाह रहा है वो चीज़ बच्चे के दिमाग में अच्छे से जाए। तो इसको हम बोलते हैं लर्नर सेंटर्ड मेथड। तो इसका करेक्ट आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, अ प्रिलिमिनरी विजिट बाय द टीचर टू द प्रपोज्ड लर्निंग ट्रिप साइट इज। आप सभी लोगों ने सुना होगा कि टीचर्स जो हैं बच्चों को ट्रिप के लिए ऑफ़र करते हैं। तो वो ट्रिप के लिए ऑफ़र क्यों करते हैं ये हमसे पूछा गया था। प्राइमरी या प्रिलिमिनरी विजिट बाय द टीचर टू द प्रपोज्ड लर्निंग ट्रिप साइट। तो टीचर पहले जाते हैं ट्रिप की साइट के पास देखने के लिए कि वहाँ पे कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, तो ये क्या है, डिज़ायरेबल है। क्यूपर बेल्ट हमसे पूछा गया था, एस्ट्रोनॉमी का क्वेश्चन है, ईवीएस का पार्ट है। ये कहाँ किसके
कहाँ कहाँ पे पाया जाता है, तो ये जो है बियॉन्ड द नेपच्यून, नेपच्यून जो हमारा प्लैनेट है उसके पीछे पाया जाता है। करेक्ट आंसर है डी। ऑन विच डेट इज चिल्ड्रन डे, ये तो बहुत इजी क्वेश्चन था, हमने स्कूल एंड कॉलेजेस में इसको सेलिब्रेट भी किया है। 14 नवंबर को चिल्ड्रन डे आता है। हु वॉन द फर्स्ट आईपीएल, ये जीके का क्वेश्चन था। फर्स्ट आईपीएल विनर जो टीम थी वो थी राजस्थान रॉयल्स, तो इसका करेक्ट आंसर है डी। एजुकेशनल ट्रिप्स हेल्प्स इन द डेवलपमेंट ऑफ चिल्ड्रन इन विच ऑफ द फॉलोइंग, हम एजुकेशनल ट्रिप पे लेके जाते हैं, जैसे हिस्ट्री आर्ट्स वाले जो बच्चे हैं उनको टीचर्स दिल्ली लेके जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट दिखाते हैं, बहुत सारे मॉन्यूमेंट्स दिखाते हैं। तो ये सारी चीज़ें टीचर्स क्यों करते हैं? रीइंफोर्समेंट एंड सोशलाइजेशन के लिए, ताकि ये आपकी मेमोरी में हमेशा के लिए फीड हो जाए कि आप यहाँ पर घूमने गए थे और आप लोगों से मिलते हो जुलते हो, तो ये सोशलाइजेशन प्रोसेस के अंदर आता है। नासाज स्मॉल रोबोटिक हेलीकॉप्टर इंजेनिटी इज ऑपरेटिंग ऑन, तो ये भी हमारा जीके का क्वेश्चन है, जिसका करेक्ट आंसर है हमारा मार्स। ये आप लोगों ने शायद न्यूज़ में देखा होगा, बहुत ज़्यादा वायरल हुआ था। विच ऑफ द फॉलोइंग फाइबर्स आर मैन मेड, फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल एंड आर्टिफिशियल। तो जो रेयन फाइबर होता है उसको हम लैब में डिस्कवर करते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर है रेयन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच इज़ द मोस्ट, मुझे दिख नहीं रहा क्या लिखा है, जियोग्राफी टीचिंग, मतलब जियोग्राफी अगर आपको पढ़ाना है तो उसकी मेथड पूछी गई है। आप बच्चों को म्यूजियम लेके जाओगे, चीज़ों को दिखाओगे लाइव, कौन सी चीज़ कहाँ पे है, एल्टीट्यूड, हाइट, बेस, सारी चीज़ें बताएंगे। तो ये क्या है, इसका आंसर है म्यूजियम। द फिनोमिना ऑफ हीट बिल्डिंग अपसाइड अ ग्लास चैम्बर फ्रॉम द एब्जॉर्प्शन ऑफ, तो जो हमारा सोलर कुकर होता है या ग्लास चैम्बर होता है, सोलर रेडिएशन होता है, वो किस कॉन्सेप्ट पे वर्क करता है? तो ये जो कॉन्सेप्ट ग्रीन हाउस इफेक्ट, ग्रीन हाउस इफेक्ट आपने पढ़ा होगा। सनरेज जब अर्थ पर आती हैं ओजोन लेयर को क्रॉस करके और वापस जब वो रिफ्लेक्ट होती हैं, ठीक है, उसके कारण हमारा इन्वायरमेंट क्या होता है, गर्म हो जाता है, उसको बोलते हैं हम ग्रीन हाउस इफेक्ट। तो हमारा जो हीट बिल्डिंग ग्लास चैम्बर या हमारा जो सोलर पैनल है वो ग्रीन हाउस इफेक्ट पे ही वर्क करता है। इन विच ईयर द आर्यभट्टा लॉन्च, फर्स्ट सैटेलाइट हमारा लॉन्च हुआ था 1975 को। व्हेन वाज द वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एक्ट हमारा आया था 1972 को। ये सब जीके के क्वेश्चन है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेस डेब्रिस मिटिगेशन गाइडलाइन, ये हमारा ईवीएस का पार्ट है, जिसमें ये बोला गया था कि नॉर्मल ऑपरेशन के थ्रू लिमिटेड चीज़ें एक्सेल होनी चाहिए, क्योंकि ये गाइडलाइन है पॉल्यूशन कम करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन था, उसमें हमको स्टेटमेंट दिया हुआ था, उसमें पूछा गया था कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं। तो नॉट टू ओवर स्ट्रेस ऑन द एजुकेशनल पार्ट, ये भी सही है। टू मेंटेन एन इन्फॉर्मल एटमोसफियर, चूज द करेक्ट। तो दोनों ऑप्शन मेरे को सही लग रहे हैं, इसका करेक्ट आंसर है आपका ए वाला। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द फॉर्म ऑफ क्रिएटिव एक्सप्रेशन, क्रिएटिविटी हमको दिखानी है या किसी क्रिएटिविटी हमको देखनी है, तो हम उसको क्या बोलेंगे कि आप क्या करके बताओ? हम उसको बोलेंगे कि आप की राइटिंग स्किल्स अच्छी होनी चाहिए, तभी आप एक क्रिएटिव स्टूडेंट्स कंसिडर किया जाएगा। म्यूज़िक में इंटरेस्ट होना चाहिए, गाना या सुनना, पपेट्री बनाना आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज़ें क्या हैं, क्रिएटिविटी के एग्जाम्पल हैं। क्लासरूम के अंदर टीचर्स अगर ये सारी एक्टिविटीज़ कराते हैं तो बच्चों के अंदर क्रिएटिविटी स्किल्स डेवलप होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, प्रोजेक्ट मैथड वॉज प्रपोनेड बाय, चलो ये डायरेक्ट क्वेश्चन हमसे पूछ लिया गया है। तो ये तो बनाया था, आई मीन डिस्कवर किया था किल पैट्रिक जी ने, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एडोलेसेंट हु फेस्ड आइडेंटिफाई क्राइसिस एंड पुअर सेल्फ स्टीम इज ऑफर्ड कॉज्ड बाय, एडोलेसेंस से हमारी स्टार्ट होती है 12-13 साल से 18-19 साल तक चलती है। बहुत सारे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, कभी लोग स्ट्रेस में चले जाते हैं बच्चे, कभी डिप्रेशन में चले जाते हैं, तो उनको प्रॉपर गाइडेंस मिलना ज़रूरी है। तो ये सारी चीज़ों के कॉज एंड इफेक्ट्स होते हैं, ये क्वेश्चन हमसे पूछा गया था, जिसका आंसर है हमारा अंडर अचीवमेंट। बच्चे जो चीज़ अचीव करना चाहते हैं वो चीज़ नहीं मिलती है, तो उनको लगता है कि यार मेरी सेल्फ स्टीम है वो कम हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, द एक्टिविटीज अंडरटेकन इन अ प्रोजेक्ट शुड बी यूजफुल, दिस स्टेटमेंट पॉइंट्स टू विच बेसिक प्रिंसिपल ऑफ प्रोजेक्ट मैथड। प्रोजेक्ट मैथड में क्या था, चीज़ें हम एक्सप्लोर करते हैं, टू वे कम्युनिकेशन होता है। तो इससे हमसे क्या पूछा गया है, इसका पर्पस क्या है, क्योंकि इससे यूटिलिटी ड्राइव होती है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है टीचर्स रोल शिफ्ट टू मोर ऑफ अ डैश वाइल प्रोवाइडिंग गाइडेंस फॉर अ प्रोजेक्ट। टीचर ने एक प्रोजेक्ट के लिए बोल दिया बच्चों को कि आपको बनाना है, तो टीचर की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि वो उस चीज़ को फैसिलिटेट करके बताए कि उसको बनाना कैसा है, आइडियाज़ दे, पुरानी फाइल्स दिखाए। तो टीचर का यहाँ पे जो रोल है वो फैसिलिटेटर का हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विटीकल्चर इज अ कल्टिवेशन ऑफ, ये भी हमारा ईवीएस का क्वेश्चन है। विटीकल्चर हमारा होता है ग्रेप प्रोडक्शन, मतलब अंगूर की खेती। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा सी। इन रोल प्लेइंग मैथड वन स्टूडेंट पोजेस अ टीचर एंड द रेस्ट ऑफ द ग्रुप आर स्टूडेंट ऑफ द टीचर, दिस स्टेटमेंट इज। रोल प्लेइंग में क्या करते हैं, एक इंसान टीचर का रोल प्ले करता है, बाकी स्टूडेंट बने रहते हैं। तो इसमें स्टेटमेंट गिवन था, इसमें से हमसे करेक्ट ऑप्शन पूछा गया था। इससे क्या होती है, टीचिंग लर्निंग का जो टेस्ट है वो थोड़ा सा बदल जाता है। फॉसिल फ्यूल आर फ्यूल्स बिकॉज दे रियलाइज एनर्जी व्हेन दे आर, ये ईबीएस का पार्ट है, उनको जब हम बर्न करते हैं तो उससे हमको एनर्जी मिलती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ BICS। तो BICS का फुल फॉर्म है बेसिक इंटरपर्सनल, नॉट इंट्रा, बेसिक इंटरपर्सनल कम्युनिकेशन स्किल्स। फिर हमारा इंग्लिश वाला पार्ट है, इसमें पोयम दी हुई है। पोयम पढ़ने के बाद हमसे पूछा गया है कि इसका सुटेबल टाइटल क्या होगा। तो पोएम आप लोग पढ़ लीजिएगा, इसका आंसर है वन आर्ट, उसके पास एक आर्ट है, ठीक है। फिर हमसे पोएम में दूसरा क्वेश्चन पूछा गया है, फ्लस्टर की मीनिंग पूछी गई है, जिसका मतलब होता है एन अपसेट एंड कंफ्यूज स्टेट। आप सभी अपसेट होते हैं, कभी कभी कंफ्यूज स्टेट में चले जाते हैं, जिसका मतलब होता है वर्ड फ्लस्टर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, उसमें फिर से हमसे पूछा गया है, मीनिंग पूछा गया है। तो इसका करेक्ट आंसर है आपका किंगडम। पोएम को आप पढ़ेंगे तो आपको चीज़ें समझ में आएंगी। अभी मैं आपके साथ आंसर डिस्कस कर रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें फिर से पूछा गया है, तो इसका आंसर है लूजिंग प्लेसेस एंड नेम्स। ये जो क्वेश्चन है आपका, पोएम आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा। द पोएट से इट इज इन अ गुड जेस्चर। नेक्स्ट क्वेश्चन है उसका आंसर है लूजिंग प्लेसेस एंड नेम्स। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, वो सब कुछ छूटता जा रहा था, उसके साथ हो रहा था ऐसा, तो उसने अपने 3 घर भी जो थे उससे छूट गए थे। फिर ये स्टोरी है, फिर बहुत सारी चीज़ों के साथ बुरी हो रही थी, तो वो लास्ट में ये चीज़ बोलता है कि बिकॉज मैनी थिंग्स सीम्स टू बी मीन टू बी लूज इन देयर ओन इंटेंट। लाइफ में बहुत सारी चीज़ें छूट जाती हैं क्योंकि हर एक चीज़ टेम्परेरी होती है। इस स्टोरी का जो है वो मोरल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैसेज पढ़ने के बाद हमको आंसर देना था, इसका आंसर है लैक ऑफ स्कूल्स इन फैसिलिटीज इन द मेन प्रॉब्लम। आप पैसेज को रीड करेंगे तो ऑटोमेटिकली आपसे क्वेश्चंस बनेंगे। मैं इनके आंसर्स आपके साथ डिस्कस करती जा रही हूँ। इसका आंसर है डी वाला, ये वाला आंसर है, ठीक है। 101 का आंसर है इंडिया। आप लोग आंसर मैच कर लीजिएगा। फिर नेक्स्ट आंसर है आपका एडजेक्टिव। जैसा हिंदी सेक्शन था वैसे आपका इंग्लिश सेक्शन है। अब इसमें डिस्पैरिटी का मीनिंग हमसे पूछा गया था। डिस्पैरिटी का मतलब होता है ग्रेट डिफरेंस। फिर हमसे नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया था कि ये क्या है, तो ये है आपका कंजक्शन। आप अच्छे से क्वेश्चन पढ़ के आंसर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा जिसका मतलब है फेल। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसका मतलब है फैंसी। शी वॉन्टेड अ सिंपल ब्लैक ड्रेस, नथिंग फैंसी। ये आप पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा क्यों इसका आंसर है। अ सी वेव कम्स अप, आपको नॉर्मली वर्ड्स फिल करने हैं। अबव हर हेड एंड शी स्टार्टेड स्क्रीमिंग। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। इसमें क्या है, इंग्लिश में बेसिकली आपको फिल इन द ब्लैंक्स पूछे गए थे, अप्रोप्रिएट ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने थे। तो उनके आंसर्स मैं आपके साथ डिस्कस करती जा रही हूँ। इसका आंसर है आपका ब्रिलियंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, टू वोवेल साउंड्स एंड प्रोनाउंस टुगेदर टू मेक अ वन साउंड आर कॉल्ड, इसको हम बोलते हैं डिफ्थोंज। जिससे हुआ क्वाइन, ऑयल, ये सब क्या है, इसके एग्जाम्पल हैं। दो वोवेल कंबाइन होते हैं तो साउंड थोड़ा सा चेंज हो जाता है। ऑयल हुआ, क्वाइन हुआ। वी हैड अ वेरी डैश मीटिंग, अ लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स वर सॉल्व, तो इसमें क्या होगा, अफेक्टिव मीटिंग होगी। और इसमें प्रोडक्टिव मीटिंग होगी, तभी आप दो लोग जो प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बना रहे थे उनको अच्छा सॉल्यूशन मिलेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, इसमें भी हमसे पूछा गया था, लैंग्वेज टीचिंग एंड लर्निंग हैज़ टू मेन एस्पेक्ट्स, एक्सप्रेसिंग और स्पीकिंग एंड रिसीविंग एंड लिसनिंग, विच प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश इज मेंशन्ड अबव। तो इसका करेक्ट आंसर है प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल वे ऑफ लर्निंग, लर्न एंड लर्न, मतलब प्रैक्टिकल करिए और सीखिए, इसका कहने का मतलब ये। तो आंसर है सेकंड। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डोमेन ऑफ लर्निंग अकॉर्डिंग टू द ब्लूम। ब्लूम टेक्सोनॉमी के हिसाब से डोमेन पूछे गए थे कॉग्निटिव, अफेक्टिव एंड साइकोमोटर, तो इसमें से आंसर है करेक्ट आपका अफेक्टिव। यहाँ से साइकोलॉजी एंड पीडोलॉजी के क्वेश्चन स्टार्ट होते हैं। फाइंड द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन फॉर द गिवन ब्लैंक स्पेस which makes the given sentence grammatically and contextually correct। सेंटेंस पढ़ना है और उसमें हमको फिल करना है कि कौन सा अप्रोप्रिएट वर्ड आएगा। द डैश स्मेल ऑफ फ्रेशली मेड कॉफ़ी मेड बी हैप्पी, अच्छी कॉफ़ी की स्मेल आ रही है तो आप क्या बोलोगे, कॉफ़ी क्या है, डिलीशियस है, तो आपका मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड होगा डिलीशियस। नेक्स्ट, टीचर इज मेकिंग सर्टेन साउंड्स विथ फिजिकल मूवमेंट विथ टीचिंग अबाउट अ पोएम बेस्ड ऑन द एनिमल्स, तो वो क्या कर रही है, टीचर एनिमल वाली पोएम सुना रही है और अपने सारे जेस्चर्स को यूज़ कर रही है, फेशियल एक्सप्रेशंस को यूज़ कर रही है, तो इस चीज़ को हम क्या बोलेंगे, इस चीज़ को हम बोलेंगे टोटल फिजिकल रिस्पॉन्स। साउंड्स निकाल रही है वो एनिमल्स का ताकि बच्चों को समझ में आए। टीचर शुड यूज वन ऑफ द फॉलोइंग वेज टू प्रोवाइड इफेक्टिव लैंग्वेज लर्निंग टू लर्नर्स, तो इसमें करेक्ट ऑप्शन हमसे पूछा गया है, तो इसका आंसर है इंटरेक्शन मेथड यूज करना चाहिए, टू वे कम्युनिकेशन होता है इसमें, तो हमारी जो लर्निंग प्रोसेस है वो इफेक्टिव होती है। फिर से हमसे मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड पूछा गया है जिससे ग्रामेटिकली सेंटेंस हमारा क्या हो, सही हो जाए। तो ही वॉज डैश इनफ टू थैंक हर फॉर द हार्ड वर्क, उसने जो भी हार्ड वर्क किया उसने उस चीज़ को अप्रिशिएट किया। नेक्स्ट में हमसे कोहलबर्ग थ्योरी के बारे में पूछा गया था। कोहलबर्ग जी ने जो थ्योरी दी है उनके हिसाब से दे अंडर एस्टिमेटेड चिल्ड्रन मोरल रीजनिंग कैपेबिलिटीज, ये क्या था, ड्रॉबैक था जो बाद में रेक्टिफाई किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा, मैनी पीपल लाइक प्लेइंग क्रिकेट बट डैश माई ओपिनियन इज टू, इसमें भी हमको मोस्ट अप्रोप्रिएट वर्ड चूज करके करना था, इसका आएगा मैनी पीपल लाइक प्लेइंग बट इन माई ओपिनियन इट्स टू चॉपस्टिक, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 120, इसमें भी यही पूछा गया है। इसके क्या सही होगा, इसके हिसाब से हमें देना चाहिए एक्स्ट्रा टाइम प्रैक्टिस के लिए प्लस प्रॉपर गाइडेंस के साथ। फिर हमारा मेन स्ट्रीमिंग के अबाउट पूछा गया था, कौन सा ऑप्शन गलत है, तो इसका ऑप्शन नंबर सेकंड गलत है। आफ्टर दिस प्रोसेस ऑल चिल्ड्रन आर सेंट टू द कॉमन स्कूल। फिर हमसे एक क्वेश्चन पूछा गया था, इसमें हमको सही ऑप्शन सेलेक्ट करना था जिसमें दोनों ही चीज़ें करेक्ट हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द सेकेंड स्टेज ऑफ मोटिवेशनल साइकिल, जब हम किसी को मोटिवेट करते हैं तो पहले तो हम उसको स्टिमुलेट करते हैं, फिर प्रॉब्लम का सॉल्यूशन डराइव करते हैं, उसके बाद हम उसको मोटिवेट करना स्टार्ट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में हमसे पूछा गया है स्टेटमेंट इंडिविजुअल डिफरेंस को समझने के लिए, तो इसमें आपका फर्स्ट कॉग्निटिव डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड ये सही है, फिजिकल डेवलपमेंट ऑफ अ चाइल्ड दोनों सही है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है रिकैप्चुलाइजेशन इज इम्पॉर्टेंट। कोई भी लेसन प्लान या कोई भी लेक्चर डिलीवर करने के बाद जो टीचर होता है कुछ क्वेश्चंस पूछता है, उसको हम बोलते हैं रिकैप्चुलरी क्वेश्चन। और रिकैप्चुलरी क्वेश्चन जो हैं वो इसलिए पूछे जाते हैं क्योंकि इट इस्टेब्लिश्ड रिलेशनशिप बिटवीन प्रीवियस नॉलेज एंड न्यू नॉलेज, जो नॉलेज हमको पहले से था और हमने जो अभी भी पढ़ा, दोनों के बीच रिलेशनशिप इस्टेब्लिश हो जाती है कि हमने एक्चुअल में पढ़ा क्या है, हमारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर हो जाते हैं। नेक्स्ट में भी फिल इन दी ब्लैंक्स था, अप्रोप्रिएट वर्ड आपको सिलेक्ट करके
भरना थे, जिसका करेक्ट आंसर है थ्योरेटिकल एंड प्रैक्टिकल। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट डिफाइंड बाय हेरिडिटी? हेरिडिटी क्या सबसे अच्छे से डिफाइन करता है? हेरिडिटी इंटेलिजेंस को बहुत अच्छे से डिफाइन करता है। कुछ हाई आईक्यू वाले पेरेंट्स होते हैं, उनके बच्चे भी हाई आईक्यू वाले निकल जाते हैं। कभी एक जनरेशन में हेरिडिटी जीन्स सप्रेस हो जाते हैं तो वो नेक्स्ट जनरेशन में आते हैं। आपने कौटिल्य का नाम सुना होगा, हाई आईक्यू उसको बोलते हैं कि आइंस्टीन के बराबर आईक्यू है। तो इसका अप्रोप्रिएट आंसर है इंटेलिजेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द बुक आई एंड दो? तो फिर ये तो याद करने वाला क्वेश्चन था। ये बुक लिखी है मार्टिन वेबर जी ने, तो करेक्ट आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है इंटरेस्ट आर डीप रूटेड कंस्ट्रक्टेड एंड आर डिटरमाइंड बाय द नीड स्ट्रक्चर ऑफ इन डैश व्हाट? ये भी हमारा पेडागोजी से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसका आंसर है इंडिविजुअल स्टडी हम करते हैं किसी भी पर्सन की, उसके हिसाब से हम डिटरमाइन करते हैं चीज़ों को। चाइल्ड डेवलपमेंट इज नॉट कंसिस्ट ऑफ? चाइल्ड डेवलपमेंट में कौन सी चीज़ नहीं आती है, ये हमसे पूछा गया था। सोशलाइजेशन का क्या इम्पैक्ट पड़ा, ये नहीं आता है। बच्चे ने क्या सीखा, कितने लोगों से बात करी, वो कितना ओपन हुआ, ये चीज़ें आती हैं उसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लेकिन ये जो क्वेश्चन है एम्बिगुअस है, इसमें भी लोगों ने आपत्ति दर्ज कराई है। तो व्यापम आंसर की फाइनल आएगी तब हमको पता चलेगा कि कौन सा आंसर सही है। अ प्रोग्रेसिव टीचर शुड ऑलवेज मोटिवेट हर स्टूडेंट्स टू? अच्छे टीचर, जो प्रोग्रेसिव टीचर होता है, वो बच्चों को मोटिवेट करता है किस चीज़ के लिए? इंटरेक्ट एक्टिवली इन एनी डिस्कशन इन द क्लासरूम? कोई भी डिस्कशन चल रहा है तो टीचर चाहेगा कि सारे बच्चे पार्टिसिपेट करें। नेक्स्ट क्वेश्चन में स्टेटमेंट था, दूसरा स्टेटमेंट था। अब दोनों एक दूसरे का एक्सप्लेनेशन करते हैं, ये हमसे पूछा गया था। तो दोनों जो स्टेटमेंट है वो गलत है और ना ही कोई किसी का एक्सप्लेनेशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन था हमारा फियर, लव, पैशन एंड डिसलाइक इलस्ट्रेट लर्निंग इन्वॉल्विंग इमोशंस एंड फीलिंग। दिस टाइप ऑफ लर्निंग इज कॉल्ड, इस टाइप की लर्निंग को हम बोलते हैं अफेक्टिव लर्निंग, जो हमारी फीलिंग इमोशन से जुड़ी होती है। कॉग्निटिव में हम इंटेलेक्चुअलिटी से कोरिलेट करते हैं एंड साइकोमोटर में बाकी चीज़ों से रिलेट करते हैं। ठीक है। लर्निंग प्रोसेस इनहेंस्ड बाय विच प्रोसेस? आईसीटी टेक्नोलॉजी से भी होगी, आईटी टेक्नोलॉजी से भी होगी। तो दोनों ही सही हैं, बट आईसीटी और आईटी दोनों आंसर हैं, इसमें भी कुछ प्रॉब्लम है मेरे हिसाब से। तो दोनों सही हैं। अब व्यापम का जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसके बाद हमको पता चलेगा। 35 में हमसे पूछा गया था क्लास 8th के एनवायरनमेंट के हिसाब से उसके लिए क्लाइंबिंग स्टेयर्स चाहिए थे, तो ये आप पढ़ लीजिएगा। इसका करेक्ट आंसर है स्कूल शुड शिफ्ट। स्कूल को करना चाहिए ग्राउंड फ्लोर में उसकी क्लास, ताकि उसको आने जाने में प्रॉब्लम ना हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच टीम कॉम्प्राइजेस ऑफ आंगनबाड़ी वर्कर्स, आंगनबाड़ी हेल्पर्स, सुपरवाइजर्स, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर्स एंड डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम ऑफिसर्स? तो इसका सुपरविजन कौन सी टीम करती है, ये भी जीके का क्वेश्चन है। आईसीडीएस टीम का काम है ये सब। एट द स्टेज ऑफ फॉर्मल ऑपरेशन, बच्चा जब फॉर्मल ऑपरेशन स्टेज में होता है तो क्या डेवलप होता है? ही कैन ड्रॉ वैलिड कंक्लूजन फ्रॉम द एक्सपेरिमेंट्स इन अ प्रैक्टिकल वे। मतलब उसको कोई भी चीज़ आप प्रैक्टिकल करने दे दोगे, प्रैक्टिकल ख़त्म होने के बाद वो कंक्लूजन निकाल सकता है कि ये कॉज था और ये उसका इफेक्ट था। डेवलपमेंट आइदर स्ट्रक्चरल और फंक्शनल, फॉलो हाउ मेनी सीक्वेंस? तो ये तो याद करने वाला था, 2 सीक्वेंस को वो फॉलो करता है, तो इसका सही आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन विजिबल नहीं है, बट इसका आंसर मैं आपको बता दूंगी। आंसर है बी वाला, वो भी विजिबल नहीं है, छोड़िए। व्हाट इज द इम्पॉर्टेंट एजेंट ऑफ सोशलाइजेशन इन द एज ऑफ? जब बच्चा बचपन में होता है तो सोशलाइजेशन के एजेंट कौन होते हैं, ये पूछा गया है। फैमिली के बाद होता है आपका स्कूल। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्टूडेंट बिगिन टू फेयर पब्लिक, एक बच्चे को पब्लिक स्पीकिंग में डर लगता है। ठीक है। क्लासिकल कंडीशनिंग टर्म हर न्यूली एक्वायर्ड फियर वुड बी ड्यू टू, तो वो क्यों डर रहा है? वो इसलिए डर रहा है क्योंकि कंडीशनड रिस्पॉन्स मिल रहा है। उसने कभी इंटरेक्ट नहीं किया पब्लिकली किसी से, तो वो पब्लिक स्पीकिंग के टाइम पे थोड़ा सा डरता है। मेंटल डेवलपमेंट इज नॉट रिलेटेड टू,
हमारा जो मेंटल डेवलपमेंट है किस चीज़ से रिलेटेड नहीं है, हमारा वेट एंड हाइट से रिलेटेड नहीं है, बाकी डिसीजन मेकिंग कैपेसिटी से है, प्रॉब्लम सॉल्विंग कैपेसिटी से भी है, मेमोरी कितनी अच्छी है आपकी, ये सारी चीज़ें मेंटल डेवलपमेंट के अंदर काउंट होती हैं। एक्सपेरिमेंट ऑफ अ कैट ट्राइंग टू कैच द फिश बेस्ड ऑन द हिट एंड ट्रायल मेथड। अभी एक बिल्ली है, वो फिश पकड़ने की कोशिश कर रही है हिट एंड ट्रायल मेथड से। तो ये कॉन्सेप्ट किसने दिया था? थॉर्नडाइक जी ने दिया था। एडोलेसेंस हैज़ बीन डिवाइडेड। अब हमसे एडोलेसेंस एज के पार्ट पूछे गए हैं, तो इसके होते हैं 2 पार्ट, और इसमें भी क्या है, स्टार मार्क कर लीजिए। आपत्ति दर्ज कराई गई है। किसी बुक में 6 पार्ट दिए हैं, किसी में 4 दिए, किसी में 2 दिए हैं, तो अलग अलग ऑथर के हिसाब से अलग अलग पार्ट्स हैं। स्पेयर द रॉड, स्पॉइल द चाइल्ड, दिस अजम्पशन इज रिलेटेड टू द टाइप ऑफ डिसिप्लिन विच हैज़ बीन एडवोकेटेड। इसमें भी लोगों ने प्रॉब्लम करी है कि ये इसका आंसर फर्स्ट वाला होना चाहिए, किसी के हिसाब से सेकंड वाला होगा, किसी बुक में अलग दिया होगा, तो इसलिए व्यापम की जो फाइनल रिजल्ट आएगा उसमें हमको पता चलेगा कि कौन सा आंसर है। डैश लिविंग बिगिंस हैव एन एक्सपीरियंस इमोशन। जीवित प्राणी संवेग का अनुभव करते हैं, सारी चीज़ों का अनुभव करते हैं, कुछ लकी होते हैं, कुछ सम होते हैं, कुछ रेयर होते हैं। सोशल एज अ नॉलेज इज सोशली एम्बेडेड। सोशल पार्टिसिपेशन इज़ एवरी इम्पोर्टेंट फॉर चाइल्ड। हर बच्चे को सोशली एक्टिव होना चाहिए, क्योंकि वो जितने लोगों से इंटरेक्ट करेगा उतनी चीज़ें सीखेगा। तो हमें कभी बच्चों के ऊपर बाउंडेशन नहीं रखना चाहिए। उनको सिक्योरिटी आप दो, अच्छे लोगों के बीच में रखो, लेकिन उनको इंटरेक्शन की फैसिलिटी आपको देना चाहिए। तो उसी से रिलेटेड क्वेश्चन है जिसका इम्पैक्ट पड़ता है, सोशल नॉलेज हमको होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सोशलाइजेशन टीचर्स द चाइल्ड। बच्चे को वो क्या सिखाता है? बच्चे को सिखाता है कि वो अपने इमोशंस को सामने वाले के साथ कैसे शेयर करें। ये सोशलाइजेशन हम बच्चों को सिखाता है, क्योंकि हम लोगों से इंटरेक्ट करेंगे तभी हमको पता चलेगा किससे हमको क्या बात करना चाहिए, किससे हमको क्या शेयर करना चाहिए। हर इंसान से सब कुछ नहीं बताना चाहिए। ये सब चीज़ें तभी बच्चे के माइंड में डेवलप होती है जब वो सोशल होता है। According to the multiple intelligence theory of Gardner, which of the following involves imaginative thinking and visualization? ये कब डेवलप होता है? ये होता है आपका एडोलेसेंस एज में डेवलप होता है, और इसका करेक्ट आंसर है फर्स्ट वाला। नेक्स्ट और हमारा आखिरी क्वेश्चन है, इन वॉट वे मोस्ट चिल्ड्रन विथ बिहेवियर डिसऑर्डर सिमिलर टू दोज विथ स्पेसिफिक लर्निंग डिसेबिलिटीज। कुछ सीखने की अक्षमता वाले बच्चों की तरह व्यवहार संबंधी विकारवा के बारे में पूछा गया। देखिए, क्लास में जो सारे बच्चे होते हैं सबका आईक्यू लेवल सेम नहीं होता। कुछ बच्चे हाई आईक्यू वाले होते हैं, कुछ एवरेज होते हैं, कुछ लो वाले होते हैं। सबकी लर्निंग कैपेबिलिटीज़ अलग अलग होती है। किसी को बाय बर्थ डिसेबिलिटीज़ होती है, किसी को ऑन लाइफ डिसेबिलिटीज़ हो जाती हैं। तो हमको क्या करना है, बच्चे के बारे में पहले जानना है कि उसको किस तरीके से समझ में आता है, उसके हिसाब से हम उसको लेक्चर डिलीवर करेंगे। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? बोथ हैव अ पैटर्न ऑफ पुअर एकेडमिक परफॉर्मेंस। क्योंकि उनकी जो परफॉर्मेंस होती है वो कम होती है, हमको उनको इनक्रेज करना पड़ता है। जैसे कोई विजुअली डिसेबल्ड है तो हम उसको, वो देख नहीं सकता तो हम फोकस करेंगे कि ऑडियो से उस चीज़ को समझाएं। तो क्लास में जो उसका रिजल्ट आएगा वो बाकी बच्चों से अलग आएगा। आई होप आप लोगों को मेरा एक्सप्लेनेशन भी अच्छा लगा होगा, और फाइनल जो रिजल्ट आएगा तब हमको पता चलेगा कि व्यापम ने कौन से आंसर को कंसीडर किया हुआ है। बाकी बच्चों ने तो क्लेम किए हुए हैं आंसर्स। अब देखते हैं, जब तक रिजल्ट नहीं आता तब तक हमको वेट करना पड़ेगा। आप लोग मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। आगे वाली वीडियो में भी मैं अलग अलग एग्ज़ाम्स के सॉल्यूशंस आंसर किए आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी। ऑल द बेस्ट। आई होप a very wonderful day ahead. Okay, bye bye.